चैप्टर 10 बर्नर्ड परिवार। एलिजाबेथ बर्नर्ड के माता पिता एक छोटे से बंगले में रहते थे। एक सट्टेबाज बिल्डर द्वारा शहर की सीमा पर बनाए गए 50 बंगलों में से एक। मिस्टर बर्नर्ड 50-55 का एक हट्टा कट्टा बौखलाया हुआ इंसान था। उसने हमें आते देख लिया था और इंतज़ार में दरवाजे पर खड़ा था। अंदर आइए जेंटलमैन, उसने कहा। इंस्पेक्टर कैल्सी ने पहल की। सर, यह स्कॉटलैंड यार्ड के इंस्पेक्टर क्रोम है, वह बोला। इस काम में हमारी मदद करने आए हैं। स्कॉटलैंड यार्ड, बर्नर्ड ने उम्मीद से कहा। अच्छा है, इस खूनी खलनायक को तो काबू में करना होगा। मेरी बेचारी छोटी सी बच्ची। शौक से उसका चेहरा विकृत हो उठा। और यह मिस्टर हरक्यूल पायरो है, लंदन से ही है। और यह कैप्टन हेस्टिंग्स, पायरो ने कहा। आपसे मिलकर खुशी हुई जेंटलमैन, बर्नर्ड ने मशीनी ढंग से कहा। आइए, भीतर आइए। मैं नहीं जानता मेरी पत्नी आपसे मिलना चाहेगी या नहीं। वह बिल्कुल टूटी हुई है। जो भी था, जब तक हम बंगले की बैठक में जाकर आराम से बैठे, मिसेस बर्नर्ड आ गई। जाहिर था कि वह बुरी तरह रोती रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह गहरा आघात लगे व्यक्ति की तरह चल रही थी। तुम ठीक हो? मिस्टर बर्नर्ड ने मिसेस बर्नर्ड का कंधा थपथपाया और उसे एक कुर्सी पर बैठा दिया। सुपरिटेंडेंट बहुत रहमदिल थे, मिस्टर बर्नर्ड ने कहा। हमें खबर सुनाने के बाद उन्होंने कहा कि सवाल बाद में पूछे जाएंगे जब हम इस सदमे से उभर जाएंगे। यह बहुत तकलीफदेह है। मिसेस बर्नर्ड ने आंसुओं से भीगी आवाज़ में कहा। सबसे बड़ी क्रूरता। उसका स्वर उठता गिरता था, जो मुझे पल भर के लिए विदेशी लगा, जब तक मुझे बाहरी दरवाजे पर लिखा नाम याद नहीं आया और मुझे एहसास हुआ कि उसके स्वर की यह विशेषता उसके वेल्स मूल का सबूत थी। मैं जानता हूँ मैडम, यह बहुत दुखदाई है, इंस्पेक्टर क्रोम ने कहा, और हमें आपसे पूरी हमदर्दी है। लेकिन हम जितने तथ्य जान सकते हैं जानना चाहते हैं, ताकि जितनी जल्दी हो सके काम शुरू कर सकें। यह समझदारी है। बर्नर्ड ने सहमति में सिर हिलाया। मैं समझता हूँ कि तुम्हारी बेटी 23 वर्ष की थी। वह यहाँ तुम्हारे साथ रहती थी और जिंजर कैट कैफ़े में काम करती थी। क्या यह सही है? सही है। यह एक नई जगह है। इससे पहले तुम कहाँ थे? मैं कैंस्टिंगन में लोहारी का काम करता था। 2 साल पहले रिटायर हुआ हूँ। मैं हमेशा से ही समुद्र के किनारे रहना चाहता था। तुम्हारी 2 बेटियाँ हैं? हाँ, मेरी बड़ी बेटी लंदन में एक दफ्तर में काम करती है। कल रात जब तुम्हारी बेटी घर नहीं लौटी तो तुम्हें चिंता नहीं हुई? हमें पता नहीं लगा कि वह नहीं आई, मिसेस बर्नर्ड ने रुआंसे होकर कहा। ये और मैं जल्दी सोने चले जाते हैं। 9 बजे। हमें मालूम ही नहीं था कि हमारी बेटी घर नहीं आई, जब तक पुलिस अफसर ने आकर नहीं बताया कि वह फूट फूट कर रोने लगी। क्या तुम्हारी बेटी को देर से घर लौटने की आदत थी? आप जानते हैं आजकल लड़कियां कैसी हैं, मिस्टर बर्नर्ड ने कहा। आज़ाद गर्मियों की रातों में वे जल्दी घर नहीं आती। फिर भी बेटी अक्सर 11 बजे तक आ जाती थी। वह अंदर कैसे आती थी? क्या दरवाज़ा खुला रहता था? हम चाबी पायदान के नीचे रख देते थे हमेशा। मेरे ख्याल में अफवाह थी कि तुम्हारी बेटी की सगाई हो चुकी है। आजकल इस तरह का रस्मी नाम नहीं दिया जाता, बर्नर्ड बोला। उसका नाम डोनाल्ड फ्रेजर है और मुझे वह बहुत अच्छा लगता है, मिसेस बर्नर्ड बोली। बेचारा, अब इस खबर के बाद उसके लिए मुश्किल होगी। सोचती हूँ कि क्या उसे पता लग गया होगा। वह कॉर्ट एंड ब्रंस्किल में काम करता है। हाँ, वे प्रॉपर्टी डीलर हैं। क्या वह अक्सर काम के बाद शाम को आपकी बेटी से मिलता था? हर शाम नहीं, हफ्ते में 1 या 2 बार ज़्यादा सही जवाब होगा। क्या आपको पता है कि वह कल शाम उसे मिलने वाली थी या नहीं? उसने बताया नहीं। वह जो करती थी या जहाँ जाती थी उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन वह अच्छी लड़की थी और मुझे विश्वास नहीं होता कि मिसेस बर्नर्ड फिर सिसकने लगी। अपने को संभालो भली औरत, संभलने की कोशिश करो, उसके पति ने कहा। हमें इसी तह तक जाना है। मुझे यकीन है कि डोनाल्ड कभी भी मिसेस बर्नर्ड सिसकी। अपने को संभालो, मिस्टर बर्नर्ड ने दोहराया। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि काश मैं आपकी मदद कर पाता, लेकिन सच तो यह है कि मैं कुछ नहीं जानता। यह घिनौना जुर्म करने वाले बदमाश को पकड़ने में मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। बेटी
एक खुश तबीयत लड़की थी। एक भले युवक के साथ मेरी जवानी के दिनों में उसे साथ साथ घूमना कहा जा सकता था। मैं यह समझने में बिल्कुल नाकामयाब हूँ कि कोई उसे क्यों मारना चाहेगा। कुछ समझ नहीं आता। तुम काफ़ी सच कह रहे हो बर्नर्ड, क्रोम बोला। मैं बताता हूँ मैं क्या करना चाहूँगा। मैं मिस बर्नर्ड के कमरे पर एक नज़र डालना चाहता हूँ। शायद वहाँ कुछ मिल जाए, खत या डायरी। आप देख सकते हैं, मिस्टर बर्नर्ड उठते हुए बोला। वह रास्ता दिखाता आगे आगे चला, उसके पीछे क्रोम, फिर पायरो, फिर कैल्सी और सबसे पीछे मैं कुछ पल के लिए अपने जूते के फीते दोबारा बांधने के लिए रुका कि उसी समय बाहर एक टैक्सी आकर रुकी और उसमें से एक लड़की उछलकर बाहर निकली। टैक्सी चालक को पैसे देकर वह जल्दी जल्दी घर तक आने वाले रास्ते पर बढ़ने लगी। एक छोटा सा सूटकेस पकड़े प्रवेश करते ही उसने मुझे देखा और वहीं ठिठक गई। उसके अंदाजे में कुछ इतना आकर्षक था कि मैं कौतूहल से भर उठा। आप कौन हैं? उसने पूछा। मैं कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतरा। कैसे क्या उत्तर दूँ? मैं कुछ शर्मिंदा सा हुआ। क्या नाम बताना चाहिए या कह दूँ कि मैं पुलिस के साथ आया था? जो भी था, उस लड़की ने मुझे तय करने का समय नहीं दिया। खैर, मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ। उसने अपनी सफ़ेद ऊनी टोपी उतारकर ज़मीन पर फेंक दी। वह कुछ ऐसे घूमी कि उस पर रोशनी पड़ी और मैं उसे बेहतर देख सकता था। मुझे वह उन डच गुड़ियों जैसी लगी जिनके साथ मेरी बहन बचपन में खेला करती थी। उसके काले बाल सीधे बोब कट में थे और कुछ बाल माथे पर लटके थे। कपोलों की ऊंची हड्डियाँ, एक हरा शरीर जो अनाकर्षक नहीं था। वह देखने में सुंदर तो नहीं थी, बल्कि सादी ही थी, लेकिन उसमें एक प्रकार की तीव्रता थी जिसके कारण उसकी तरफ न देखना असंभव था। आप मिस बर्नर्ड हैं? मैंने पूछा। मैं मैगन बर्नर्ड हूँ। मेरा विचार है कि आप पुलिस में हैं। नहीं, हकीकत में नहीं। उसने मुझे टोका। मुझे नहीं लगता मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ है। मेरी बहन एक अच्छी तेज दिमाग लड़की थी जिसके कोई पुरुष मित्र नहीं थे। गुड मॉर्निंग। बोलते बोलते वह थोड़ा सा हंसी और लगभग चुनौतीपूर्वक मुझे देखा। मेरे ख्याल में यह शब्द सही है, वह बोली। मैं रिपोर्टर नहीं हूँ, अगर आप यह समझ रही हैं तो आप क्या हैं? उसने आसपास देखा। मम्मी डैडी कहाँ हैं? तुम्हारे पिता पुलिस को तुम्हारी बहन का कमरा दिखा रहे हैं। तुम्हारी माँ वहाँ अंदर है। वह बहुत परेशान है। लगा जैसे उसने एक फैसला लिया। भीतर आइए, वह बोली। एक दरवाज़ा खोलकर वह अंदर गई। मैं उसके पीछे गया और खुद को एक छोटे से साफ सुथरे रसोई घर में पाया। मैं अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर ही रहा था कि अप्रत्याशित बाधा अनुभव हुई। अगले ही क्षण पायरो बेआवाज़ कमरे में सरक आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैडमोइज़ेल बर्नर्ड, उसने झुकते हुए कहा। यह मिस्टर हरक्यूल पायरो है, मैंने कहा। मैगन बर्नर्ड ने एक परखती हुई सरसरी निगाह उस पर डाली। मैंने आपके विषय में सुन रखा है, वह बोली। आप लोकप्रिय प्राइवेट जासूस हैं ना? बहुत अच्छा वर्णन तो नहीं, लेकिन काफ़ी है, पायरो ने कहा। लड़की मेज़ के किनारे पर बैठ गई। उसने सिगरेट के लिए अपना बैग टटोला, उसे होठों में दबाया, जलाया और फिर धुएं के छल्लों के बीच पूछा। मुझे किसी भी तरह समझ नहीं आ रहा कि हमारे इस तुच्छ से अपराध में मिस्टर हरक्यूल पायरो क्या रहे हैं? मैडमोइज़ेल पायरो बोला। जो आप नहीं देख पा रही और जो मैं नहीं देख पा रहा, उससे तो शायद एक ग्रंथ बन जाए, लेकिन वह सब व्यवहारिक नज़र से महत्वपूर्ण नहीं। व्यवहारिक रूप से अहम वो होगा जो ढूंढना आसान नहीं। वो क्या है? मैडमोइज़ेल, बदकिस्मती से मौत एक गलत धारणा बनाती है मरने वाले के हक में। आपने अभी अभी मेरे मित्र हेस्टिंग्स से जो कहा वह मैंने सुना। एक अच्छी तेज दिमाग लड़की जिसके पुरुष मित्र नहीं थे। आपने यह अखबारों का मजाक उड़ाते हुए कहा, और यह सच भी है। जब एक जवान लड़की की मौत होती है तो इसी प्रकार की बात की जाती है। वह तेज दिमाग थी, वह खुश थी, वह मीठे स्वभाव की थी। उसे दुनिया में कोई फर्क नहीं थी। उसकी किसी अनचाहे व्यक्ति से जान पहचान नहीं थी। मरे हुए लोगों के प्रति एक हमदर्दी दिखाई जाती है। जानती है इस समय मैं क्या चाहूँगा? मैं ऐसे इंसान को ढूंढना चाहूँगा जो एलिजाबेथ बर्नर्ड को जानता हो, लेकिन जिसे यह मालूम न हो कि वह मर चुकी है। तब शायद मुझे वह सुनने को मिले जो मेरे लिए कारगर हो। सच। मैगन बर्नर्ड ने सिगरेट पीते हुए कुछ पल खामोशी से उसकी ओर देखा। आखिरकार वह बोली। उसके शब्दों को सुनते ही मैं उछल पड़ा। बेटी, वह बोली,
एक बहुत बड़ी गधी थी। चैप्टर 11 मैगन बर्नर्ड। जैसा कि मैंने कहा, मैगन बर्नर्ड के शब्द उससे भी ज़्यादा जिस साफ व्यवहारिक लहजे में वह कहे गए थे उससे मैं उछल पड़ा। पायरो ने गंभीरता से उसे झुका लिया। सही वक्त पर वह बोला, मैडमोइज़ेल, आप अक्लमंद हैं। मैगन बर्नर्ड फिर उसी तटस्थ आवाज़ में बोली, मुझे बेटी से बहुत ज़्यादा लगाव था, परंतु मेरे लगाव ने मुझे यह देखने के लिए अंधा नहीं बना दिया कि वह कितनी बेवकूफ़ थी, और उसे कभी कभार यह बताने से रोका भी नहीं। बहनें ऐसी ही होती हैं। क्या उसने आपकी नसीहत पर ध्यान दिया? शायद नहीं, मैगन ने करवाहट से कहा। मैडमोइज़ेल, क्या आप साफ साफ बताएंगी? लड़की पल दो पल झिझकी। पायरो ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं आपकी सहायता करूंगा। आपने हेस्टिंग्स से जो कहा वह मैंने सुन लिया। यह कि आपकी बहन एक अच्छी तेज दिमाग लड़की थी जिसके कोई पुरुष मित्र नहीं थे, लेकिन इसका ठीक उल्टा सही था ना? मैगन धीरे धीरे बोली, बेटी में कोई बुराई नहीं थी। मैं चाहती हूँ कि आप यह बात समझ लें। वह हमेशा सीधी चलने वाली थी। वह सप्ताहांत में मौज मस्ती करने वाली नहीं थी, ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन वह बाहर ले जाए जाना और डांस करना इत्यादि पसंद करती थी, और झूठी तारीफ, खुशामद वगैरह वगैरह। वह सुंदर थी ना? यह सवाल जो मैं तीसरी बार सुन रहा था, पहली बार उसका उत्तर हाँ में मिला। मैगन मेज से उतरकर अपने सूटकेस तक गई, उसे झटके से खोलकर कुछ निकाला और पायरो को दे दिया। चमड़े के फ्रेम में हल्के रंग के बालों वाली मुस्कुराती हुई एक लड़की का कंधों तक चित्र था। स्पष्ट था कि हाल ही में उसके बालों में स्थायी घूंघट डाले गए थे और बाल उसके सिर के आसपास घने घुंघरुओं में फैले हुए थे। उसकी मुस्कुराहट धूर्त तथा बनावटी थी। वह चेहरा ऐसा तो बिल्कुल नहीं था जिसे सुंदर कहा जा सके, लेकिन उसमें एक ऊपरी सस्ता आकर्षण अवश्य था। पायरो ने यह कहते हुए चित्र लौटा दिया, आप दोनों में कोई समानता नहीं मैडमोइज़ेल। ओ, परिवार में मैं ही साधारण हूँ, मुझे हमेशा से यह पता है। उसने बात को महत्वहीन समझकर रफा दफा कर दिया। आपके विचार में आपकी बहन किस मायने में बेवकूफ़ी कर रही थी? क्या आपका मतलब डोनाल्ड फ्रेजर से है? एकदम वही। डॉन बहुत चुपचाप रहने वाला व्यक्ति है, लेकिन जाहिर है कि कुछ चीज़ों को लेकर वह नाराज़ होगा। और फिर क्या मैडमोइज़ेल? पायरो की आंखें लगातार उस पर टिकी थी। हो सकता है यह मेरा भ्रम हो, लेकिन मुझे लगा जैसे वह जवाब देने से पहले क्षण भर के लिए हिचकिचाई। मुझे डर था कि वह उसे छोड़ देगा, और यह खेद की बात होती। वह एक धीर, गंभीर और मेहनतकश आदमी है और उसके लिए अच्छा पति साबित होता। पायरो उसे एकटक देखता रहा। वह उसकी नज़र से घबराई नहीं, बल्कि अपनी ठहरी हुई नज़र से उसका जवाब दिया। उसके साथ कुछ और भी, कुछ ऐसा जिससे मुझे उसके पहले चुनौतीपूर्ण और तिरस्कार भरे व्यवहार की याद हो आई। तो ऐसा है, अंततः वह बोला, अब हम सच भी नहीं बोलते। मैगन ने अपने कंधे झटके और दरवाजे की ओर मुड़ गई। मैं आपकी मदद करने के लिए जो कर सकती थी कर दिया, उसने कहा। पायरो की आवाज़ ने उसको रोक लिया। ज़रा रुकिए मैडमोइज़ेल, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, वापस आइए। मुझे लगा जैसे उसने अनिच्छा से वैसा ही किया। मुझे आश्चर्य हुआ जब पायरो ABC पत्रों, एंडोवर में हुए कत्ल और शवों के पास मिली रेलवे गाइड का पूरा किस्सा सुनाने लगा। वह खुले मुंह, चमकती आंखों के साथ उसका शब्द शब्द सुनती रही। मिस्टर पायरो, क्या यह सब सच है? हाँ, यह सब सच है। आपका मतलब है कि मेरी बहन को किसी भयानक पागल हत्यारे ने मारा है? सही। उसने एक गहरी सांस खींची। ओ बेटी बेटी, कितना कितना भयानक। आप देखती हैं मैडमोइज़ेल, जो जानकारी मैं आपसे चाहता हूँ वह आप आसानी से दे सकती हैं, बिना यह सोचे कि वह किसी को नुकसान पहुँचाएगी या नहीं। हाँ, अब मैं यह समझ पा रही हूँ। तो फिर हम अपनी बातचीत जारी रखते हैं। मेरा विचार है कि यह डोनाल्ड फ्रेजर शायद तेज और गुस्सैली तबीयत का है, सही है? मैगन बर्नर धीरे से बोली, मिस्टर पायरो, अब मुझे आप पर विश्वास हो गया है। अब मैं आपको पूरा सच बताती हूँ। जैसा कि मैंने कहा, डॉन एक चुपचाप रहने वाला आदमी है, बोतल की तरह अपने आप में बंद। अगर आप मेरा मतलब समझे तो वह जो महसूस करता है उसे हमेशा शब्दों में कह नहीं पाता, मगर भीतर गहरे में वह कई चीज़ों को बहुत बुरा मानता है। वह स्वभाव से ईर्ष्यालु भी है। वह हमेशा बेटी से जलता था। वह उसके प्रति समर्पित था और वह भी उसे बहुत चाहती थी।
परंतु बेटी ऐसी नहीं थी कि किसी एक से प्यार करे और किसी दूसरे की तरफ ध्यान भी न दे। वह ऐसी बनी ही नहीं थी। उसके पास आकर्षक पुरुषों को देखने की नज़र थी जो उसके साथ दिन का कुछ वक्त बिता सके। जाहिर है कि जिंजर गेट में काम करने के कारण वह पुरुषों से मिलती रहती थी, खासकर गर्मियों की छुट्टियों में। वह जुबान से चुस्त थी। अगर वे उससे हंसी मजाक करते तो बदले में वह भी करती। फिर शायद वह उनसे मिलती और उनके साथ फिल्म वगैरह देखने चली जाती। कुछ भी गंभीर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, बस उसे मौज मस्ती पसंद थी। वह कहा करती थी कि जब उसे डॉन के साथ ही बसना था तो जब तक मौज मस्ती कर सके कर ले। मैगन रुकी तो पायरो ने कहा, मैं समझता हूँ, जारी रखिए। उसकी यही मानसिकता डॉन समझ नहीं पाता था। वह समझ नहीं पाता था कि अगर वह उसे सच में चाहती थी तो औरों के साथ क्यों घूमना चाहती थी। इसे लेकर एक दो बार तो उनका जोरदार झगड़ा भी हुआ। डॉन अब खामोश नहीं रहता था। उन तमाम खामोश लोगों की तरह ही जब उनको गुस्सा आता है तो बहुत तेज आता है। वह इतना हिंसात्मक हो गया था कि बेटी डरती थी। ऐसा कब हुआ? एक झगड़ा तो पिछले साल हुआ था और एक और उससे भी बदतर लगभग 1 महीना पहले। मैं वीकेंड के लिए घर आई थी। मैंने उसका मेल करवा दिया और तभी मैंने बेटी को थोड़ा समझाने की कोशिश की। उसे कह दिया कि वह बेवकूफ़ थी। वह केवल इतना ही कह सकी कि इसमें कोई बुराई नहीं थी। यह सच भी था, मगर फिर भी वह गिरने की राह पर थी। पिछले साल के झगड़े के बाद उसे कुछ फायदेमंद झूठ बोलने की आदत हो गई थी, इस विश्वास में कि जो बात मन को पता ही नहीं उस पर दिल दुखी नहीं होता। आखिरी झगड़ा इसलिए हुआ था क्योंकि उसने डॉन से कहा था कि वह अपनी एक सहेली से मिलने हेस्टिंग्स जा रही थी और डॉन ने पता लगाया कि वह ईस्टबर्न गई थी किसी पुरुष के साथ। हुआ यह कि वह आदमी शादीशुदा था और इस बात को छुपा भी गया था। इससे स्थिति और भी खराब हो गई। उनके बीच बहुत बुरा झगड़ा हुआ। बेटी कहती रही कि अभी उसके साथ शादी नहीं हुई थी और वह किसी के भी साथ घूमने का हक रखती थी। और डॉन का रंग उड़ा हुआ, कांपता हुआ और यह कहता हुआ कि एक दिन क्या वह खून कर देगा। मैगन ने धीमी आवाज में कहा। वह चुप होकर पायरो को एकटक देखने लगी। पायरो ने कई बार गंभीरता से सिर हिलाया। जाहिर था कि तुम डरती थी। मैंने 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचा कि उसने ऐसा किया है, लेकिन डरती थी कि यह बात उठाई जाएगी। झगड़ा और जो सब उसने कहा था, कई लोग इसके बारे में जानते थे। पायरो ने पुनः गंभीरता से सिर हिलाया। बिल्कुल यही मैं कहना चाहूँगा मैडमोइज़ेल, कि एक हत्यारे का अहंकार बीच में न होता तो ठीक यही हुआ होता। अगर डोनाल्ड फ्रेजर शक से बच जाता है तो यह एबीसी की पागलों जैसी सेखीबाजी के कारण होगा। वह 1-2 पल चुप रहकर फिर बोला, क्या आपको पता है कि आपकी बहन हाल ही में उस शादीशुदा आदमी या किसी दूसरे आदमी को मिली थी? मैगन ने इनकार में सिर हिलाया। पता नहीं, मैं बाहर थी। आपका क्या ख्याल है? हो सकता है वह उस आदमी को दोबारा न मिली हो, या शायद वह यह सुनकर भाग गया हो कि झगड़ा हो सकता था। लेकिन मुझे हैरानी नहीं होगी अगर बेटी ने डॉन को फिर से कुछ झूठ बोले हों। उसे नाच और फिल्मों में इतना मज़ा आता था और डॉन हर बार उसे नहीं ले जा सकता था। अगर ऐसा है तो क्या इस बात की संभावना है कि उसने किसी को यह सब बताया हो, जैसे कैफ़े में काम करने वाली दूसरी लड़की को? मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ होगा। बेटी उस लड़की हिगली को बर्दाश्त भी नहीं कर पाती थी। वह उसे बहुत मामूली समझती थी। दूसरी लड़कियां नई होंगी। वैसे भी बेटी किसी में ज़्यादा विश्वास करने वालों में से नहीं थी। तभी लड़की के सिर के ठीक ऊपर लगी बिजली की घंटी बजी। वह खिड़की तक जाकर बाहर को झुकी। उसने तेजी से सिर वापस अंदर कर लिया। डॉन है, उसे यहाँ ले आओ, पायरो बोला। इससे पहले कि इंस्पेक्टर उसे अपनी पकड़ में ले ले, मैं उससे कुछ बात करना चाहता हूँ। क्षण भर में मैगन रसोईघर से बाहर थी। 1-2 पल बाद ही वह डॉन फ्रेजर का हाथ पकड़े वापस आ गई। डोनाल्ड फ्रेजर। मुझे एकदम उस नौजवान पर दया हो आई। उसका सफ़ेद मरियल सा चेहरा और बदहवास आंखें बता रही थी कि उसे कितना बड़ा आघात पहुंचा था। वह अच्छी बनावट वाला, दिखने में ठीक ठाक जवां मर्द था, लगभग 6 फीट ऊंचा, खूबसूरत नहीं मगर चकत्तों वाले मनोहर चेहरे वाला, गालों की ऊंची हड्डियां और शौक लाल बाल।
मैगन, यह क्या है? वह बोला। यहाँ अंदर क्यों? ईश्वर के लिए मुझे बताओ। मैंने सिर्फ सुना है बेटी। उसकी आवाज़ धीमी होती गई। पायरो ने एक कुर्सी आगे सरका दी और वह उसमें धंस गया। तब मेरे दोस्त ने अपनी जेब से एक थर्मस निकाली। उसमें जो था वह ड्रेसर पर पड़े एक कप में उंडेला और कहा, यह थोड़ी सी पी लो मिस्टर फ्रेजर, इससे तुम्हें फ़ायदा होगा। नौजवान ने वैसा ही किया। ब्रांडी उसके चेहरे का थोड़ा सा रंग वापस ले आई। वह सीधा होकर बैठ गया और एक बार फिर लड़की की ओर मुड़ा। उसका हाव भाव खामोश और नियंत्रित था। मेरे ख्याल में यह सच है, उसने कहा। बेटी मर गई, मार दी गई है। यह सच है डॉन, वह मशीनी ढंग से बोला। क्या तुम अभी अभी लंदन से आई हो? हाँ, डैड ने मुझे फ़ोन किया था। 9:30 की गाड़ी से, डोनाल्ड फ्रेजर ने कहा। उसका मन वास्तविकता से कतराकर बचाव के लिए इन फिजूल की बातों की ओर भाग रहा था। हाँ। एक दो पल खामोशी रही, फिर फ्रेजर बोला, पुलिस क्या वे कुछ कर रहे हैं? वे इस वक्त ऊपर है, मेरे ख्याल में बेटी की चीज़ों की जांच कर रहे हैं। उन्हें कुछ नहीं पता। किसने? उन्हें पता नहीं। वह रुक गया। उसमें एक संवेदनशील शर्मीली आदमी की क्रूर सच को शब्दों में कहने की प्रति झिझक थी। पायरो ने थोड़ा सा आगे बढ़कर एक सवाल पूछा। वह बिल्कुल व्यवहारिक स्वर में बोल रहा था, जैसे कि जो वह पूछ रहा था वह महत्वहीन हो। क्या मिस बर्नर्ड ने तुम्हें बताया कि वह कल रात कहाँ जाने वाली थी? फ्रेजर ने सवाल का जवाब दिया तो लगा जैसे वह मशीनी ढंग से बोल रहा था। उसने मुझसे कहा था कि वह एक सहेली के साथ सेंट लैंडर्स जा रही थी। तुमने यकीन कर लिया? मैं अचानक मशीन में जान आ गई। आपका मतलब क्या है? उसका धमकी भरा चेहरा अचानक आवेग से ऐंठ गया तो मुझे समझ में आ गया कि कोई भी लड़की उसे भड़काने से डरेगी। पायरो ने रूखी अंदाज में कहा, बेटी बर्नर्ड को एक खूनी ने मार डाला। पूरा सच बता कर ही तुम उसे पकड़ने में हमारी मदद कर सकते हो। पल भर के लिए उसकी नज़र मैगन की तरफ उठी। यह सही है डॉन, वह बोली। यह अपनी या किसी और की भावनाओं के बारे में सोचने का वक्त नहीं है। तुम्हें साफ साफ बताना होगा। डोनाल्ड फ्रेजर ने कुछ शक से पायरो को देखा। आप कौन हैं? आप पुलिस से तो नहीं? मैं पुलिस से बेहतर हूँ, पायरो ने कहा, बिना घमंड के। उसके लिए यह एक सीधी सादी सच्चाई थी। इन्हें बताओ, मैगन ने फिर कहा। डोनाल्ड फ्रेजर ने हथियार डाल दिए। मैं पूरी तरह आश्वस्त नहीं था, वह बोला। जब उसने बताया था तब मुझे यकीन हो गया था। कुछ और ख्याल भी नहीं आया, लेकिन बाद में शायद उसके हाव भाव में ही कुछ ऐसा था। मैं सोचने लगा। आगे? पायरो बोला। वह डोनाल्ड फ्रेजर के सामने बैठ गया था। डोनाल्ड पर टिकी उसकी आंखें सम्मोहित कर रही थी। इसका शकी होने के लिए मैं खुद पर शर्मिंदा था, लेकिन मुझे शक था। मैंने नदी किनारे जाकर कैफे से निकलते हुए उस पर नज़र रखने की सोची। मैं सच में वहाँ चला भी गया। फिर मुझे लगा कि यह नहीं कर सकूँगा। बेटी मुझे देख लेगी और नाराज़ होगी। वह जड़ समझ जाएगी कि मैं उस पर नज़र रख रहा था। तुमने क्या किया? मैं सेंट लैंडर चला गया। 8 बजे तक वहाँ पहुँच गया। वहाँ मैं बसों को देखने लगा, यह देखने के लिए कि वह उनमें थी या नहीं, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। उसके बाद मैं पागल सा हो गया। मुझे यकीन था कि वह किसी मर्द के साथ थी। मुझे लगा कि वह उसे अपने साथ कार में हेस्टिंग्स ले गया होगा। मैं वहीं चला गया। रेस्तरां और होटलों में देखा, सिनेमा घरों के बाहर घूमता रहा, समुद्र तट पर भी गया। हर तरह की बेवकूफ़ी। अगर वह वहाँ होती भी तो मैं उसे ढूंढ नहीं पाता। और वैसे भी हेस्टिंग्स के बजाय ढेरों ऐसी जगह थी जहाँ वह आदमी उसे ले जा सकता था। वह रुक गया। उसका स्वर कितना भी संतुलित रहा हो, मुझे उसके पीछे उस समझ न आने वाले दुख और क्रोध का आभास हुआ जो उसे उस वक्त महसूस हुआ होगा जिस वक्त का वह बयान कर रहा था। आखिरकार मैंने हथियार डाल दिए और लौट आया। कितनी बजे? मुझे मालूम नहीं। मैं पैदल आया। जब मैं घर पहुंचा तो आधी रात या उसके कुछ बाद का वक्त रहा होगा। फिर रसोई घर का दरवाज़ा खुला। ओ, आप यहाँ हैं, इंस्पेक्टर केल्सी ने कहा। इंस्पेक्टर क्रोम उससे आगे बढ़ गया और एक नज़र पायरो और दोनों अजनबियों पर डाली। मिस मैगन और मिस्टर डोनाल्ड फ्रेजर, पायरो ने परिचय करवाया। यह लंदन से इंस्पेक्टर क्रोम है, उसने खुलासा किया। फिर इंस्पेक्टर की ओर मुड़कर कहा, आप जब ऊपर अपनी जांच पड़ताल कर रहे थे तब मैं मिस बर्नर्ड और मिस्टर फ्रेजर से बात कर रहा था।
इस कोशिश में कि शायद मैं किसी ऐसी बात का पता लगा सकूं जिससे पूरे मामले पर रोशनी पड़ सके। ओह वाकई, इंस्पेक्टर क्रोम ने कहा। उसका ध्यान पायरो पर नहीं बल्कि दोनों आगंतुकों पर था। पायरो हॉल में चला गया। जब वह उसके पास से गुजरा तो इंस्पेक्टर केल्सी ने हमदर्दी से कहा, कुछ मिला? लेकिन उसका ध्यान उसके सहकर्मी के कारण बट गया और उसने उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की। मैं पायरो के पास हॉल में चला गया। किसी चीज ने तुम्हारा ध्यान खींचा पायरो? सिर्फ हत्यारे की हैरान कर देने वाली उदारता ने। उसको यह बताने का मेरा मन नहीं हुआ कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया वह क्या कह रहा था। चैप्टर 13। एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग। एबीसी हत्याओं को लेकर मेरी अधिकतर यादें मीटिंग की हैं। स्कॉटलैंड यार्ड में मीटिंग, पायरो के घर में सरकारी मीटिंग, गैर सरकारी मीटिंग। यह कॉन्फ्रेंस इस बात को तय करने के लिए थी कि गुमनाम चिट्ठियों के बारे में तथ्यों को सार्वजनिक करके प्रेस को बताया जाए या नहीं। बैक्सील हत्या ने एंडोवर हत्या के मुकाबले लोगों का ध्यान ज़्यादा खींचा था। बेशक उसमें मशहूर होने की अधिक विशेषताएं थी। सबसे पहले शिकार एक जवान और सुंदर लड़की थी। हत्या समुद्र किनारे स्थित एक लोकप्रिय रिजोर्ट में हुई थी। अपराध के सारे तथ्यों को हर रोज नए ढंग से प्रस्तुत कर दिया जाता था। एबीसी रेलवे गाइड ने भी अपने हिस्से का ध्यान आकर्षित किया। माना जा रहा था कि कातिल ने वह वहीं से खरीदी थी और यह कि वह उसकी पहचान में एक महत्वपूर्ण सुराग थी। यह भी पता चलता था कि वह गाड़ी से वहां आया था और लंदन जाने का इरादा रखता था। एंडोवर हत्या में रेलवे गाइड को कोई जगह नहीं मिली थी, इसलिए इस समय तो आम लोगों की नज़र में दोनों हत्याओं का परस्पर संबंध होने की संभावना कम ही थी। हमें एक नीति बनानी पड़ेगी, असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा। सवाल यह है कि हमें सबसे ज़्यादा फायदा किससे होगा? क्या हम जनता को तथ्य बता दें, उनकी सहायता लें? आखिर लाखों लोगों की सहायता मिलेगी एक पागल आदमी को ढूंढते हुए। मैं दिखने में पागल नहीं लगेगा, डॉक्टर थॉमसन ने बीच में ही कहा। एबीसी गाइड की बिक्री पर नज़र रखते हुए वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ अंधेरे में रहकर काम करने का अपना फ़ायदा है, बिना उस आदमी को पता लगे कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि वह अच्छी तरह जानता है कि हम जानते हैं। उसने अपनी चिट्ठियों द्वारा जानबूझकर अपनी ओर ध्यान खींचा है। क्रोम, तुम्हारी क्या राय है? मैं इस तरह देखता हूँ सर, अगर आप इसे आम जानकारी बनाते हैं तो आप एबीसी का ही खेल खेलते हैं। वह यही चाहता है, प्रचार, बदनामी। वह इसी के पीछे है। मैं सही हूं ना डॉक्टर? वह ध्यान ही तो आकर्षित करना चाहता है, थॉमसन ने कहा। हाँ, मैं सिर हिलाया। असिस्टेंट कमिश्नर ने विचारपूर्वक कहा, तो तुम उसे हराना चाहते हो, जो प्रचार वह चाहता है उसे न देकर। और आप क्या मिस्टर पायरो? पायरो ने पल भर कुछ नहीं कहा। जब वह बोला तो जैसे ध्यानपूर्वक अपने शब्द चुनते हुए। मेरे लिए मुश्किल है मिस्टर लाइनन, उसने कहा। आप कह सकते हैं कि मेरा अपना स्वार्थ है। चुनौती मुझे दी गई थी। अगर मैं कहूँ उस तथ्य को दबा लो, उसे आम मत करो, तो क्या यह नहीं माना जाएगा कि मेरा अहंकार बोल रहा है, कि मुझे अपने नाम की चिंता है? मुश्किल है। सब कुछ कह देने के लिए अपने फायदे हैं। कम से कम यह एक चेतावनी है। दूसरी तरफ मैं इंस्पेक्टर क्रोम की तरह यकीन रखता हूँ कि हत्यारा यही चाहता है। ठुड्डी सहलाते हुए असिस्टेंट कमिश्नर बोला। उसने सामने डॉक्टर थॉमसन की ओर देखा। मान लो अगर हम अपने उस पागल को वह प्रचार न दे जिसका वह भूखा है, तब वह क्या करेगा? एक और जुर्म करेगा, डॉक्टर ने तपाक से कहा। आपको मजबूर कर देगा। और अगर हम इस मामले को सुर्खियों में ले आए तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? मेरा जवाब वही है। एक तरीके से आप उसके महत्व पाने के पागलपन को तुष्ट करते हैं, दूसरे से उसे निराशा करते हैं। नतीजा वही होगा, एक और जुर्म। आपका क्या कहना है मिस्टर पायरो? मैं डॉक्टर थॉमसन से सहमत हूँ। एक टूटी हुई छड़ी। क्यों, आपका क्या विचार है? यह पागल कितने जुर्म करने का इरादा रखता है? डॉक्टर थॉमसन ने सामने पायरो की ओर देखा। लगता है ए से जेड तक, उसने कहा। बेशक, वह कहता रहा। वह वहां तक पहुंचेगा नहीं, लगभग नहीं। उससे पहले ही आप उसे पकड़ लेंगे। यह जानना दिलचस्प रहता है कि एक्स एक्सर के साथ क्या करता। उसने अपने को इस मनोरंजक कल्पना से बाहर खींचा, लेकिन आप उसे इससे बहुत पहले ही पकड़ लेंगे। जी या एच तक ही? असिस्टेंट कमिश्नर ने मेज पर मुक्का मारा। हे भगवान, क्या आप यह कह रहे हैं कि 4-5 खून और होंगे? इतने नहीं होंगे सर, इंस्पेक्टर क्रोम बोला। मेरा भरोसा कीजिए।
वह यकीन से बोला। आप वर्णमाला के कौन से अक्षर तक समझते हैं? इंस्पेक्टर पायरो ने पूछा। उसकी आवाज़ में व्यंग्य का हल्का सा पुट था। मुझे लगा जैसे क्रोम ने उसकी और उसके हमेशा वाले दंभ में घुली मिली नापसंदी से देखा। उसे अगली बार ही पकड़ सकते हैं मिस्टर पायरो। कुछ भी हो, मैं उसे एफ अक्षर तक पहुंचते ही पकड़ने की गारंटी देता हूँ। वह असिस्टेंट कमिश्नर की ओर मुड़ा। मुझे लगता है कि मैं इस जुर्म के पीछे की मानसिकता को काफ़ी समझ गया हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो डॉक्टर थॉम्सन मुझे सही कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि जब जब एबीसी किसी जुर्म को अंजाम देता है, उसका आत्मविश्वास 100% बढ़ जाता है। जब जब वह महसूस करता है मैं होशियार हूँ, वे मुझे पकड़ नहीं सकते, तब तब वह अपने पर इतना भरोसा करने लगता है कि लापरवाह हो जाता है। वह अपनी होशियारी और दूसरों की बेवकूफ़ी को बढ़ा चढ़ाकर देखने लगता है। जल्दी ही वह कोई भी सावधानी बरतने का कष्ट नहीं उठाएगा। ठीक है ना डॉक्टर? थॉम्सन ने सिर हिलाया। प्राय ऐसा ही होता है। डॉक्टरी भाषा में इसे बेहतर ढंग से कहा जा सकता था। आप ऐसी बातों के बारे में काफ़ी जानते हैं मिस्टर पायरो। आप सहमत हैं? जैसा इंस्पेक्टर क्रोम कह रहे हैं वैसा ही है। पायरो ने सहमति जताई। पैरानोया, भ्रांति रोग, एक प्रकार का पागलपन। डॉक्टर बुदबुदाया। पायरो क्रोम की ओर मुड़ा। क्या बैक्सिल हत्या केस में कोई महत्वपूर्ण दिलचस्प तत्व भी है? निश्चित तो कुछ नहीं। ईस्टबोर्न में स्प्लेंडिड का एक वेटर मृत लड़की के चित्र को एक ऐसी लड़की के रूप में पहचानता है जिसने वहां 24 तारीख की शाम को खाना खाया था, एक चश्मे वाले अधेड़ आदमी के साथ। बैक्सिल और लंदन के बीच सड़क पर स्कारलेट रनर नाम की एक सराय में भी यह चित्र पहचाना गया। उनका कहना है कि वह लगभग 9 बजे वहां थी, एक आदमी के साथ जो जलसेना का अफसर लगता था। दोनों तो सही नहीं हो सकते, लेकिन दोनों में से कोई भी एक बात संभव है। बेशक और भी कई पहचानें की गई हैं, मगर अधिकतर काम की नहीं। हम एबीसी को नहीं ढूंढ पाए। जो भी किया जा सकता है आप लोग कर रहे हैं क्रोम, असिस्टेंट कमिश्नर बोला। आपका क्या कहना है मिस्टर पायरो? क्या आपके मन में जांच का कोई तरीका आता है? पायरो धीरे धीरे बोला। मुझे लगता है कि एक बहुत अहम सुराग है, जुर्म के कारण की खोज। क्या यह साफ जाहिर नहीं है? वर्णमाला को लेकर मनोग्रंथि, आपने यही कहा था ना डॉक्टर? सही है, पायरो ने कहा। वर्णमाला मनोग्रंथि है, लेकिन वर्णमाला मनोग्रंथि ही क्यों? एक पागल जो भी जुर्म करता है उसके पास वह करने की ठोस वजह होती है। देखिए मिस्टर पायरो, क्रोम बोला, 1929 में स्टोनमैन के केस पर नजर डालिए। उसने अंततः हर उस शख्स को खत्म कर दिया जो उसे थोड़ा सा भी नाराज करता था। पायरो उसकी ओर मुड़ा। सही है, मगर अगर आप एक काफ़ी महान और महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं तो ज़रूरी है कि आपको छोटी मोटी सिरदर्दियों से परे रखा जाए। अगर कोई मक्खी बार बार आपके माथे पर बैठकर आपको परेशान करती है तो आप क्या करते हैं? आप उस मक्खी को मारने की कोशिश करते हैं। इसे लेकर आपको कोई हिचक नहीं होती। आप महत्वपूर्ण हैं, मक्खी नहीं। आप मक्खी को मार देते हैं और सिरदर्दी खत्म हो जाती है। आपको अपना कदम उचित और सही लगता है। मक्खी को मारने की एक और वजह हो सकती है, अगर आपको सफाई का ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान है तो मक्खी पूरे समाज के लिए खतरा हो सकती है। मक्खी को तो जाना ही है। मानसिक रूप से बीमार अपराधी का मन ऐसे ही काम करता है। लेकिन अब इस केस पर नज़र डालिए। अगर शिकार वर्णमाला के आधार पर चुने गए हैं तो इन्हें इसलिए नहीं हटाया जा रहा कि वे कातिल के लिए व्यक्तिगत स्तर पर सिरदर्दी का कारण है। दोनों बातों का एक साथ होना कुछ ज़्यादा ही बड़ा संयोग होगा। यह भी है, डॉक्टर थॉम्सन ने कहा। मुझे एक केस याद है जिसमें एक औरत के पति को मौत की सज़ा दी गई थी। उसने एक एक करके ज्यूरी के सदस्यों को मारना शुरू कर दिया। सारे अपराधों को एक दूसरे से जोड़ने में काफ़ी समय लग गया। वह बिल्कुल अलग थलग लगते थे, लेकिन जैसा कि मिस्टर पायरो कहते हैं, निरुद्देश्य हत्या करने वाले कातिल जैसा कुछ होता ही नहीं। या तो वह अपना रास्ता रोकने वाले लोगों को रफा दफा कर देता है या फिर अपने विश्वास के आधार पर मारता है। वह पादरियों को हटाता है या पुलिस वालों को या वेश्याओं को, क्योंकि वह दृढ़ता से मानता है कि उन्हें हटाया जाना चाहिए। जितना मैं देख सकता हूँ या वह भी नहीं है। मिसेस एसर और बेटी बर्नर्ड को एक ही वर्ग के नहीं माना जा सकता। हाँ, सेक्स कॉम्प्लेक्स होने की संभावना हो सकती है। दोनों शिकार औरतें हैं। हम अगले अपराध के बाद बेहतर कह पाएंगे। खुदा के लिए थॉम्सन, अगले जुर्म के बारे में इतने हल्के ढंग से बात मत करो, सर लॉयनर ने चिढ़कर कहा।
अगला जुर्म रोकने के लिए हम जो भी कर सकते हैं करेंगे। डॉक्टर थॉमसन ने अपना संयम बनाए रखा और जोर से नाक साफ की, जैसे कह रहा हूँ, अगर तुम सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते तो तुम्हारी मर्जी। असिस्टेंट कमिश्नर पायरो की तरफ मुड़ा। आप जिधर इशारा कर रहे हैं मैं समझता हूँ, लेकिन बात मुझे बहुत समझ नहीं आई। मैं खुद से पूछता हूँ, पायरो बोला। अपराधी के मन में क्या चल रहा है? उसके खतों से लगता है कि वह अपने मनोरंजन के लिए कत्ल करता है। क्या यह सच हो सकता है? अब यह सच भी तो है, वह किस आधार पर अपने शिकार चुनता है, वर्णमाला को छोड़कर? अगर वह सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए कत्ल करता है तो वह इस बात का प्रचार नहीं करेगा, क्योंकि तब वह बिना सजा के डर के कत्ल कर सकता है। लेकिन नहीं, जैसा हम सब देख रहे हैं, वह तो आम लोगों के सामने प्रदर्शन कर रहा है, अपने आप को दिखाने के लिए। आखिर उसका व्यक्तित्व किस तरह दबाया गया है कि उसे अब तक उसके द्वारा चुने गए दोनों शिकारों के साथ जोड़ा जाए? एक आखिरी सुझाव, क्या उसका कारण सीधे मेरे लिए व्यक्तिगत नफरत है, हरक्यूल पायरो के लिए? क्या वह मुझे खुली चुनौती दे रहा है क्योंकि मैंने कभी अनजाने में अपने करियर में उसे हराया है? या क्या उसकी दुश्मनी व्यक्तिगत न होकर केवल एक विदेशी की तरफ है? अगर हाँ, तो इसका क्या कारण है? किसी विदेशी के हाथों उसका क्या नुकसान हुआ है? सभी सवाल सोचने पर मजबूर करते हैं, डॉक्टर थॉमसन ने कहा। इंस्पेक्टर क्रोम ने गला साफ किया, जिनके अभी तक जवाब नहीं है शायद। फिर भी मेरे दोस्त, उसकी ओर सीधे देखते हुए पायरो ने कहा, यही इन सवालों में ही हल छुपा है। अगर हमें सही कारण का पता होता, शायद हमारे लिए वह कारण अनोखा हो, मगर उसके लिए तर्क संगत कि हमारा पागल यह जुर्म क्यों कर रहा है, तो शायद हमें पता चल जाता कि अगला शिकार कौन हो सकता है। क्रोम ने असहमति में सिर हिलाया। मेरा विचार है कि वह उन्हें बिना तरबीब के चुनता है। दरिया दिल कातिल, पायरो बोला। क्या कहा आपने? मैंने कहा दरिया दिल कातिल। फ्रेंच एसर अपनी बीवी का खून करने के लिए पकड़ा जा सकता था। डोनाल्ड फ्रेजर बेटी के कत्ल के लिए पकड़ा जा सकता था। अगर एबीसी के चेतावनी वाले खत न होते तो क्या वह इतना नर्म दिल है कि दूसरों को उस काम के लिए तकलीफ सहते नहीं देख सकता जो उन्होंने नहीं किया? मैंने इससे भी अजीब घटनाएं देखी हैं, डॉक्टर थॉमसन ने कहा। मैंने ऐसे आदमी देखे हैं जिन्होंने आधा दर्जन लोगों को टुकड़ा टुकड़ा करके मार दिया क्योंकि उनका एक शिकार तत्काल नहीं मरा और पीड़ा में रहा। फिर भी मुझे नहीं लगता कि उसका यह कारण है। वह इन अपराधों का श्रेय अपनी प्रसिद्धि के लिए कर रहा है। यही बात सबसे अधिक सही बैठती है। हम प्रचार के विषय में किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर बोला। क्या मैं एक सुझाव दे सकता हूं सर? क्रोम बोला। क्यों न अगले पत्र के मिलने तक इंतजार किया जाए और फिर उसे लोगों को बता दिया जाए, अखबारों के विशेष संस्करण इत्यादि निकाले जाएं। इससे उस शहर में घबराहट तो पैदा होगी जिसका नाम लिया जाएगा, लेकिन इससे हर वह आदमी जिसका नाम सी अक्षर से शुरू होता है चौकन्ना हो जाएगा और एबीसी को भी खुद को साबित करने का पूरा मौका मिलेगा। वह सफल होने के लिए और भी दृढ़ हो जाएगा और तब हम उसे पकड़ पाएंगे। हमें पता ही नहीं था कि भविष्य में क्या छुपा है। तो चलिए जी, इससे अगला वाला पार्ट हम अगले एपिसोड्स में देखेंगे।